तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के थर्ड लेक्चर में। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ने चर्चा की थी सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, जिसके अंदर हम 2 लेक्चर्स जा चुके हैं और इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से देखा जाए तो इस लेक्चर से मेन जो चैप्टर का एसेंस है, मेन जो चैप्टर है अपना, ये शुरुआत होगा। ठीक है, जिसके अंदर हम पहले तो अभी आज के लेक्चर के अंदर ओवरव्यू ऑफ सेल लेंगे पूरा। ठीक है, सेल दिखता कैसे है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। मतलब कि आज हमारा टारगेट होगा प्रोकैरियोटिक सेल तक पढ़ना। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल तक हमें ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। और हाँ, जैसे कि आपको पता है एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ इस बार मैं आपको नोट्स भी बनवा रहा हूँ। तो आई होप आप हर लेक्चर के साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एन ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व cells in an onion peel and human cheek cells under the microscope. Let us recollect their structure. देखो, हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, ह्यूमन चीक और अनियन पील, अनियन हो जाएगा आपका प्लांट का सेल एक, ठीक है, अनियन पील हमारा बन जाएगा एक प्लांट सेल, और ह्यूमन चीक को हम लोग बोल सकते हैं एनिमल सेल। तो हमें प्रीवियस क्लासेस के अंदर, क्लास 9th के अंदर हमें सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भैया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। उन्हीं के स्ट्रक्चर को रिकलेक्ट करना है और हमें पता लगाना है कि क्या क्या चीज़ें प्लांट सेल में होती हैं, क्या क्या चीज़ें एनिमल सेल में होती है। ठीक है, द अनियन सेल इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल, एक टिपिकल प्लांट सेल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, तो हमें पता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ठीक है, और हैज़ इट इज़ इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बोल रहा है, एक बार मैं उसको बना देता हूँ, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। जितना यहाँ तक बोला है वहाँ तक इतना काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ मैं बनाऊँगा प्लांट सेल, ये कलर दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कोई कलर लेते हैं, वाइट लेते हैं। तो यहाँ मैं बनाऊँगा प्लांट सेल, ये भी आपको अपने कॉपी में बनाते हुए चलना है। ठीक है, एनिमल सेल जो एनसीईआरटी बोलेगा हम वो करते जाएंगे। तो प्लांट सेल में क्या बोला है भैया, बाहर वाला आउटर बाउंड्री, भैया हम बोलेंगे इसको सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल का बड़ा बनाते हैं। चलो, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई सेल वॉल की। ठीक है, सेल वॉल की हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन आउटर वॉल हो गई। अब क्या बोला है, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर हमारा क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन बैठा हुआ है। इसी के अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन भी है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन भी है। बढ़िया। तो हमें पता है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। किसने बोला था ये स्टेटमेंट दिया था किसने, थियोडर श्वान ने दिया था। सेल वॉल के अंदर हमारा बैठा है सेल मेम्ब्रेन। इतनी बात बोली अभी तक एनसीईआरटी ने, हमने वो लिख ली। बढ़िया। अब the cells of the human cheek have an outer membrane has the delimiting structure of the cell। फोकस कीजिए इस वर्ड पे, इस लाइन पे फोकस कीजिए और इसका मतलब समझते हैं। आइए, यहाँ पे बोला है कि एनिमल सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो एक डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमें ये आश्वासन देता है, ये लिमिट कर देता है कि भैया ये एनिमल सेल है। ठीक है, एनिमल सेल के पास जो लिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो है आउटर मेम्ब्रेन, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास सेल वॉल नहीं है। तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन उनका एक लिमिटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है सेल का पूरे। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसको यहाँ पर उतार देते हैं जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है। तो वी हैव, यहाँ पे दूसरे कलर से बनाते हैं इसको। ठीक है, लेट्स हैव अ ग्रीन, नहीं, लेट्स हैव अ ब्लू कलर दिखेगा, ऑरेंज भी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास हो जाएगा, तो थोड़ा सर्कुलर बना देते हैं इसको। ठीक है, तो एनिमल सेल हमारा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो एनिमल सेल का डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। क्या स्टेटमेंट लिखा है, इट इज़ द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल।
डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, बढ़िया। मतलब ये पूरे सेल को लिमिट कर रहा है कि भैया तुम्हारी बाउंड्री यहीं तक है। प्लांट सेल में क्या है, बाउंड्री एक्सटेंड है सेल वॉल तक, सेल मेम्ब्रेन तक की वो लिमिट नहीं है, वो सेल वॉल तक की जा रही है, सेल वॉल तक की जा रही है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। इनसाइड ईच सेल, सारे सेल के अंदर हमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दैट इज न्यूक्लियस। तो बढ़िया बनाते हैं भैया न्यूक्लियस, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, उसको बनाते जाएंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होते जाए। तो हमें क्या बोला कि भैया हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस बैठा हुआ है जो कि मेम्ब्रेन से ब्राउंड है, मतलब यहाँ पर इसके पास भी मेम्ब्रेन है, इसके पास भी भैया मेम्ब्रेन है। तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस, दिस इज आर न्यूक्लियस। ठीक है, चलो यहाँ पे बना देते हैं सेंटर में। ठीक है, अभी मैंने इसको थोड़ा किनारे क्यों बनाया प्लांट सेल में और इधर बीच में क्यों बना रहा हूँ वो भी बताऊँगा। ठीक है, चलो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियस इसका। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस इसका, एनिमल सेल का और ये प्लांट सेल का। तो सारे सेल में हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। जो हमें पता है कि ये जो अपने पास न्यूक्लियस है ये क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम के अंदर हमारा बैठा है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो हर क्रोमोसोम के अंदर क्या बैठा है, डीएनए बैठा है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है ये हमारा कंडेंस्ड फॉर्म में है। ठीक है, एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में है। तो हमारा ये डीएनए के अंदर अगर मैं क्रोमोसोम को बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, कुछ इस तरीके से हमारा ये दिखता है। और ठीक है, ये तो हमारा क्रोमैटिन है, ये हमारा क्रोमैटिन है। ठीक है, अब इसी को कंडेंस जब बनता है, जब ये कंडेंस्ड हो जाता है तब हमारा क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी क्रोमोसोम के किसी एक सेगमेंट में हमारा ये बैठा होगा डीएनए। ठीक है, यही हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, यही हमारा, लिख देता हूँ यहाँ पे, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, चलिए, सेल्स डैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, वेयर हैज सेल्स डैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। ये तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। यूकैरियोटिक को और प्रोकैरियोटिक डिफरेंशिएट करने का सिंपल सा यहाँ पे डिफरेंस है, डैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो वो बन जाएगा यूकैरियोटिक, अगर नहीं है तो वो बन जाएगा प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ द स्पेस। द साइटोप्लाज्म is the main arena of cellular activity in both plant and animal cell. Various chemical reaction occur in it to keep the cell living state. चलो यहाँ तक जो पढ़ा उसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं। आइए, समझना क्या है हमें, देखो यहाँ पे बोल दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में मेजर एक डिफरेंस बता दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ मैं प्रो लिखूँगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैं सारे डिफरेंसेस एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोलूँगा न्यूक्लियस, ठीक है, ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो क्या इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है प्रोकैरियोटिक के पास? नहीं। यूकैरियोटिक के पास है? हाँ। ऑर्गेनेलीज इनके पास नहीं है, यूकैरियोटिक के पास है। ठीक है, अभी इतना ही। ठीक है, अगर मैं राइबोसोम की बात करूँ, ठीक है, राइबोसोम की बात करूँ, राइबोसोम अभी आगे आएगा समझाऊंगा, अब यहाँ पे समझो। तो राइबोसोम हमारा प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो भाई प्रोटीन तो चाहिए होगा इनको। अब प्रोकैरियोटिक के पास राइबोसोम भी हमारे पास दो तरीके के हैं, एक 70S एक 80S। तो प्रोकैरियोटिक के पास होता है 70S और यूकैरियोटिक के पास दोनों होते हैं, 70S भी होता है और 80S भी होता है, पर लोकेशन दोनों का अलग अलग है। लोकेशन ध्यान रखना, 80S मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और 70S मौजूद होगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं बोलते, प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड में बोलूँगा।
ठीक है। तो इनके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, सॉरी हाँ क्लोरोप्लास्ट ही बोल सकता हूँ यार, प्लास्टिड तो वो हो जाएगा ना, पिगमेंट क्लियर हो जाएगा, सॉरी माय बैड, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो अब ये जो स्पेस देख रहे हो, ठीक है, जो मैंने डॉटेड बनाया है स्पेस, ये पूरा स्पेस एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। यहाँ पर भी ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्पेस हमारा जाएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक हमारा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, पहला पॉइंट, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है, मेन एरिना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटी, ठीक है, सेल्यूलर एक्टिविटी का मेन एरिना है, जो कि हमारा यहाँ पे सारा का सारा एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन और सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाता है ताकि एक सेल लिविंग स्टेट में रह सके। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये पैराग्राफ बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक लाइन समझाइए और एक एक लाइन का मतलब भी समझाए और यहाँ पे नोट्स भी बनवाते हुए चलो। ठीक है, आ जाओ। अब बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। द प्रोकैरियोटिक लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो यही लिखवाया, वही लिखवाया मैंने यहाँ पे, ऑर्गेनेलीज इनके पास मौजूद नहीं है, प्रोकैरियोट के पास, इनके पास है। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या क्या दिए हैं ऑर्गेनेलीज के हमारे एनसीईआरटी ने, उसको यहाँ पे एक बार चर्चा में ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गेनेलीज जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइसोसोम एसेक्टर। ठीक है, ये सारे आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि यूकैरियोटिक में मिलते हैं पर प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बातें, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज found in all cells both eukaryotic and as well as prokaryotic. Within the cell, ribosome are found not only in the cytoplasm but also in the two organelles, chloroplast in the plants, mitochondria and on rough ER। हाँ, एक और चीज़ मैं लिखवाना भूल गया था यहाँ पे। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पे तो है बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी हमें राइबोसोम देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने ये सारी बातें लिखवा दी। एनिमल सेल्स कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division। तो यहाँ पे मैं एनिमल सेल का एक यूनिक फीचर दिखा देता हूँ। जैसे कि प्लांट सेल का यूनिक फीचर था सेल वॉल, वैसे ही एनिमल सेल का पास भी एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर ये मैं दिखा रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम हमारा सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिवली ऑन एनिमल सेल। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, कोई भी चीज़ आती है तो एक्सक्लूसिवली इधर ही मिलेगा, मतलब इसके अलावा कहीं पर भी किसी भी प्लांट सेल के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। इसका काम क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प कराना, हेल्प्स इन सेल डिवीज़न। ठीक है, चलो तो हम सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा रोल हमें बताया जाएगा। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप्स, एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल हैज़ आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर in length, while bacteria आगे पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, could be 3 to 5 micrometer। The largest isolated single cell is the egg of ostrich among multicellular organism। Human red blood cell are about 7 micrometer in diameter। Nerve cells are some of the longest cells also vary greatly in their shape। ठीक है, they may disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, irregular। The shape of the cell may vary with the फंक्शन दे परफॉर्म। ये लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना अभी तक पढ़ा वो सबको समराइज़ कर देगा। ठीक है, तो चलिए सबके यहाँ पर लिख लेते हैं भैया क्या क्या है इनका मेजरमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे स्मॉलेस्ट सेल से, ठीक है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा। फिर लेंगे हम ह्यूमन लॉन्गेस्ट सेल, फिर ह्यूमन में हम RBC का लेंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया का यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये सारे का लिखना। ठीक है, तो
लॉन्गेस्ट सेल हमारा हो जाएगा यहाँ पर नर्व सेल हो जाएगा। एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, ठीक है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, अब ये अंडा ना समझ लेना, एग ऑफ ऑस्ट्रिच मतलब यहाँ पे ओवम की बात चल रही है। फीमेल जो ऑस्ट्रिच है उनके ओवम का सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच। कुछ लोग समझो ये अंडा नहीं, एग ऑफ ऑस्ट्रिच मतलब यहाँ पर ओवम की बात कर रही है। स्मॉलेस्ट सेल हमारा हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, जिसका यहाँ पर हमें डायमीटर दिया है दैट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, यस इन लेंथ है। ध्यान रखिएगा डायमीटर में दिया है या लेंथ में दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट कन्फ्यूज़न में ला सकता है। फिर यहाँ पे 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा आरबीसी सेल का, ठीक है, डायमीटर। इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो एकदम थम्स अप, एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है, एक कमेंट। कोई नया आया चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकता है भाई, ठीक है। अभी थोड़े से रेगुलर लेक्चर्स नहीं आ रहे, बट जैसे ही मैं रेगुलर हो जाऊँगा तो आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। हाँ, तो हमारा बच्चा बैक्टीरिया हमारा इसका रेंज है 3 to 5 माइक्रोमीटर का रेंज है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लाइन बोली गई है लास्ट में, ठीक है, उसी को मैं यहाँ लिखूँगा तो सारी चीज़ समराइज हो जाएगी कि, ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ द सेल vary from organism to organism, नहीं, vary as per the function they perform, ठीक है। आई होप इस लाइन का मतलब आपको समझ आया होगा। जिस तरीके का किसी भी सेल का फंक्शन होगा उसी हिसाब से उसका शेप और साइज डिफाइन होगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। तो इसी के साथ हम लोग ने ओवरव्यू ऑफ द सेल ले लिया है। सेल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सेल के अंदर हमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेगा। अगर हम टिपिकली यूकैरियोटिक सेल की बात करें, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर represent by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO, that is pleuropneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may vary greatly in shape and size. The four basic shapes of the bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, comma-shaped, spirillum, spiral. ठीक है। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल का सिमिलर है जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, बट यहाँ पे वैरायटी है कुछ शेप्स और फंक्शन को लेकर। इनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं शेप में, और फंक्शन भी अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल होता है भाई, ठीक है। एनिमल सेल के पास ही सेल वॉल नहीं होता है, बट प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल होता है। सेल वॉल बनती है उनके पेप्टिडोग्लाइकन से। सेल वॉल कंपोजिशन में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकन से इनकी सेल वॉल बनी होती है। दिक्कत मत लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं पूरा इसका नोट्स आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी मैं रीड करके इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग इन द सेल इज द साइटोप्लाज्मा। दिस इज नॉन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। जेनेटिक मटेरियल इनका पूरा का पूरा नंगा है, ठीक है, मतलब कि खुला हुआ है, कोई भी मेम्ब्रेन से वो कवर्ड नहीं है। नॉट एनवेल्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं है। और जिनोमिक डीएनए इनके पास है सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। इनका जो डीएनए है डेट इज सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक धागे वाला क्रोमोसोम, ठीक है, और सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है, इसी के अंदर सर्कुलर डीएनए बैठा होगा इस क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। मेनी बैक्टीरिया हैव द स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जिनोमिक डीएनए। एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिनोमिक डीएनए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये काम आएगा आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्लास 12 के अंदर चैप्टर पढ़ोगे, वहाँ पे आपको प्लाज्मिड का रोल पता चलेगा। प्लाज्मिक डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। इनके पास कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। ये हम हायर क्लास के अंदर पढ़ें कैसे यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए का, हम लोग करते हैं प्लाज्मिड से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। नो ऑर्गेनेलीज like the ones in the eukaryotes are found in prokaryote except राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़कर कोई भी ऑर्गेनेलीज आपको प्रोकैरियोटिक में नहीं देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। इनके पास एक यूनिक
एक है इनके पास एक फॉर्म है जिनके पास इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, और ये डिफ्रेंशिएट करती है सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोजोम सॉरी, इंक्लूजन बॉडीज़ यहाँ पर आपका फूड को स्टोर करती है, और इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जहाँ पर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होने के बाद बनता है मीजोजोम, और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, कैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल एनवेलप उनका पूरा समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या क्या काम करना है, एक तो अभी तक जितने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी एक बार और रीड करनी है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कमेंट ना करना भूलें। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।